हेलो नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार कुमार के डी क्लासेज में। बाधाएं हैं कौरव दल सून, सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। तैयार हो जाएंगे, कापी और पेन को बिल्कुल अपने साथ रखेंगे। यही आपके गांडीव है और इसी को लेकर के आपको चढ़ाई करनी है आगे की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मतलब अंक गणित की आधारभूत या मूलभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत या इसी को बोल सकते हैं मूलभूत प्रमेय। तो ये बेसिकली क्या होती है, इसको समझने के लिए हम देखो क्या करेंगे। हम कुछ भाज्य संख्याएं लेंगे। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2। 4 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 4, इस तरीके से लिख सकते हैं। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 2, या इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, या इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 6, या इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे 1, और इसको भी हम लिख सकते हैं 4 गुणे 1। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 4, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 या 5 गुणे 2। लेकिन यहां पे हमने क्या किया? केवल और केवल संख्याओं के गुणनखंड किए। क्या किया? गुणनखंड। लेकिन जो हमारी अंकगणित की आधारभूत या मूलभूत प्रमेय होती है वो हमें बताती है अभाज्य गुणनखंड करना। क्या बताती है? अभाज्य गुणनखंड करना। तो यदि हम 4 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 4 के हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे 2 गुणे 2, 1 गुणे 4 और 4 गुणे 1 हमारे अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे, क्योंकि ना तो 1 अभाज्य संख्या है ना तो 4 अभाज्य संख्या है। यहां पे बात करेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड की, तो क्या प्राप्त होगा? 2 गुणे 3, या दूसरा भी हम कह सकते हैं 3 गुणे 2। 8 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2। 10 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुणे 5 या 5 गुणे 2। इसी प्रकार अगर 12 के करें तो हमारा आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, या इसके क्रम में परिवर्तन कर सकते हो 3 गुणे 2 गुणे 2, या ठीक है ना। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? ये इसका कहना यह है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब जैसे 4 ये भाज्य संख्या है तो इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और जब इन्हें हम व्यक्त कर सकते हैं और यदि हम इन गुणनखंडों के क्रम पर ध्यान ना दें, मतलब हम इनके क्रमों पर ध्यान ना दें, तो यह क्या होता है? तो इसका जो गुणनखंड होता है वो अद्वितीय होता है, अकेला होता है, यूनिक होता है। मतलब इसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। मतलब अगर हम इनके क्रमों में परिवर्तन कर सकते हैं, क्रमों में परिवर्तन करें, परंतु संख्याओं में परिवर्तन नहीं कर सकते। बात इतनी से, जैसे हम 14 का लिखें तो 14 का हमारा होगा 2 गुणे 7। इसको हम 7 गुणे 2 कर सकते हैं, परंतु हम इसको किसी दूसरी तरीके से नहीं लिख सकते। हम और किसी दूसरी तरीके से नहीं लिख सकते कि हम कोई अन्य संख्याएं ले आए। आधारभूत प्रमेय का मतलब इतना, एक बार हम फिर रिपीट किए दे रहे हैं जो इसकी भाषा है। प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के क्रम पर ध्यान न दें तो यह
गुणनखंड क्या होता है, अद्वितीय होता है। आप निश्चित तौर से इस बात को समझ गए होंगे। मतलब हम इनके क्रमों को तो इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन 6 के गुणनखंड, इसके 6 के अभाज्य गुणनखंड और कुछ नहीं बन सकते। मतलब इनमें और कोई संख्याएं नहीं आ सकती। बात हमारी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की इतनी। अब जब हम अपनी अभ्यास 1.2 में पहुंचेंगे तो हमें इस अभ्यास में क्या क्या पढ़ना होगा, हम बेसिकली उसकी बात कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये गुणनखंड करना और अभाज्य गुणनखंड करना समझ पे आ गया होगा। अगर हम कहें कि आपको 4 के गुणनखंड करो तो 1 गुणे 4 भी कर सकते हैं, 4 गुणे 1 भी कर सकते हैं, 2 गुणे 2 भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कह दिया जाए अभाज्य गुणनखंड तो आप केवल 2 और 2 गुणे 2 ही कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकते। जैसे आपको कह दें 18 के अभाज्य गुणनखंड करो तो आप कर सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, या इसी को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 2, या इसी को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3। मतलब क्रम में तो परिवर्तन कर दिया, क्रमों में तो परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन संख्याएं वही रहेंगी। मतलब ये एक ही है, अद्वितीय होता है। क्या होता है, अद्वितीय होता है। यदि इनके क्रमों पर ध्यान न दें तो ये अद्वितीय होता है। कहने का मतलब ये। आगे हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। तो इसके जैसे आपको निकालना हो 140 का अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले आपने एक ये विधि पढ़ी होगी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर होती है 3, फिर होती है 5, फिर होती है 7, फिर होती है 11, फिर होती है 13, फिर होती है 17, फिर होती है 19, फिर होती है 23। इस तरीके से ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 2 सत्ते 14, मतलब 70 आ गया। फिर 2 से काटते हैं तो आ जाएगा ये 35। फिर ये अब किससे काटेंगे, 5 से, तो ये हमारा 7 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 7 एकम 7। मतलब 140 को यदि हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अर्थात इसको ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड करने का पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि आप पहले इसको 2 से भाग करवा दें। इसको हम वृक्ष विधि से कह सकते हैं। तो यहां से हम 2 से इसको भाग कराएंगे तो ये हमारा 70 आएगा। फिर इस 70 को 2 से भाग करा दें तो ये 35 बार जाएगा। फिर इसको 5 से भाग कराएंगे तो ये कितना आएगा, 7 आएगा। तो आप इनको लिख सकते हैं कितना, जो जो अभाज्य संख्याएं आपको दिख रही हो उन संख्याओं को लिख देंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो आप इस तरीके से भी इसके अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। ये तो आपको 140 का हो गया। अगर हम कहें कोई बड़ी संख्या ले लें, जैसे ही हमारा 8 38 25 हो गए, ये एक संख्या हो गई। तो पहले चेक करते हैं क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी, नहीं होगी, क्योंकि 2 से वही संख्या विभाजित होते हैं जिसके अंत में सम संख्या होती है। मतलब 0 2 4 6 8 आती है, तो 2 से नहीं कटेगी। अब देख लेते हैं क्या ये 3 से कटेगी। तो अगर तो इनका सम करो, 5 2 7 8 7 15 15 3 18, मतलब ये संख्या 3 से हमारी कट जाएगी। तो 3 से इसको विभाजित करें तो ये 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 7 21 3 5 15। फिर क्या ये 3 से कट जाएगी, तो ये हमारी 3 से कट जाएगी। 3 चौको 12 3 दूनी 6 3 5 15, ओ सॉरी 3 दूनी 6, वो 3 चौको 12 3 दूनी 6 और ये 3 5 15। अब क्या ये संख्या 3 से कट जाएगी तो 5 2 7 7 4 11, मतलब अब ये 3 से नहीं कटेगी। अब इसको 5 से काटते हैं क्योंकि 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन है, 5। तो ये आ जाएगा 5 40 और 5 25। फिर इसको 5 से काट देते हैं तो 5 एकम 5 5 7 35। फिर इसको किससे काटते हैं, 17 से। तो 38 200 वो 38 और 25 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ये आपका अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 38 225 को वृक्ष विधि से। आपको पता है कि ये सबसे पहले 3 से कटेगा तो 3 से इसमें भाग कराएंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6 और
3 7 21, 3 5 15, फिर ये 3 से कटेगा तो 3 चौको 12 और ये 3 दूनी 6 और ये 3 5 15। अब ये 5 से कटेगा तो 5 चौको वो 5 8 40 और ये 5 25। फिर ये 5 से कटेगा तो इसको कर सकते हैं 5 एकम 5 और ये 5 सते 35। तो जो भी हमें अभाज्य संख्या मिली उनको गुणनफल के रूप में लिख दें। मतलब 38 225 को आप कर सकते हैं कितना, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, 5 गुणे 17। तो इस तरीके से आपको अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करना है। फिर इसके बाद जो दूसरे टाइप के सवाल मिलेंगे, आपको HCF और LCM निकालना होगा। क्या निकालना होगा? LCM और HCF निकालना होगा। तो LCM और HCF क्या होंगे देखते हैं। LCM क्या होता है? LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और HCF हम बता चुके हैं आपको, होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पे इन दोनों शब्दों को पकड़ना है। एक होता है, ये होता है गुणक, या इसको हिंदी की भाषा में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ला सा पा, इसको बोलते हैं मा सा पा। मतलब इसको हम कह सकते हैं महत्तम समापवर्तक, और इसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है ना? तो LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये मल्टीपल क्या होता है, गुणक क्या होता है? तो गुणक जैसे हम 2 का गुणक निकालें, तो 2 का गुणक हमारा होता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12 डॉट डॉट डॉट। जैसे हम कहते हैं 4 का गुणक क्या होगा, तो होता है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 पांचे 2, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, 4 पांचे 20, 4 छंग 24 डॉट डॉट। इसी प्रकार से कहते हैं 8 का गुणक क्या होता है। 8 का गुणक क्या होता है? तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरका 24, 8 पांच 8 तिरका 24, 8 चौको 32, 8 पांच 40। इसी प्रकार से डाटा। तो ये बात होती है गुणक की। अब यहां पर कह रहा है कॉमन मल्टीपल, मतलब समापवर्त। तो अगर यहां पे हमें कॉमन मल्टीपल देखने हो तो इनमें कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं? तो देखो, ऐसा मल्टीपल जो तीनों में हो, तो 8 हमारा तीनों में, 8 हमारा तीनों में, तो ये 8 हमारा तीनों में है। और क्या, अगर हम इसको आगे ले जाते, अगर हम इसको आगे ले जाते तो हमारा 12 इसमें मिला था, और आगे मिलता 14 मिलता, 16 भी मिलता। तो देखो 16 इसमें भी आया, 12 भी इसमें आया, इसमें भी आया, लेकिन इसमें नहीं आया। तो 12 हमारा तीसरे में नहीं मिल रहा है, मतलब 12 हमारा कॉमन नहीं है। 16 इसमें आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, मतलब 16 भी तीनों में कॉमन है। तो इसके 2 कॉमन मिले, मतलब कॉमन मल्टीपल हमें कौन से मिले? कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है गुणा। तो कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ पे हमें 2 मिले, एक मिला 8 और 16। लेकिन हमें यहाँ पे देखना है क्या? लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। तो इन दोनों में सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, मतलब छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 8। मतलब आपको यदि ये कहा जाता कि 2 4 8 का LCM निकालो, तो LCM आता कितना? 8। आप इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते थे, 2 लेते, 4 लेते, 8 लेते, और सबसे पहले 2 से विभाजित करते। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर ये कितना? 2 एकम 2, और ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2।
इस तरीके से आप कर सकते थे। या आप इसको कैसे कर देते, आप कर देते 2 4 और ये कितना 8। तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड करें तो इसके अभाज्य गुणनखंड केवल 2 आएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 आएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा। तो हम उसी के गुणनखंडों को लेते हैं जिसमें किसी एक अभाज्य गुणनखंड की अधिकता होती है, मतलब इसमें जो एलसीएम आ जाता वो हमारा कितना आता, 2 गुणे 2 गुणे 2। ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। तो ये 3 तरीके होते हैं हमारे लासा निकालने के। यहां पर बेसिकली जब लासा और मासा साथ में निकालने होते हैं तो हम इसका प्रयोग ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करें, फिर एक बार करते हैं मासा की। तो मासा हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर हमने बताया था, फैक्टर क्या होता है, मतलब फैक्टर की हिंदी आप गुणनखंड भी समझ सकते हैं, या आप एक चीज और होती है जो आपका आज का प्रश्न होगा वो हम लास्ट में देंगे। फैक्टर का मतलब होता है जैसे 12 के फैक्टर क्या है, 12 के गुणनखंड क्या है, मतलब 12 किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकता है। तो 12 1 से भी विभाजित हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, 12 से भी हो सकता है। इसी प्रकार यदि हम कहें 18 के गुणनखंड क्या होंगे, तो 18 के गुणनखंड होंगे हमारे 1 से भी विभाजित हो सकता है, 2 से भी विभाजित हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, फिर हमारा 6 से भी हो सकता है, फिर हमारा 9 से भी हो सकता है, और फिर हमारा 18 से भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉमन फैक्टर, क्या देखेंगे, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो हमारा 1 भी दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 6 भी दोनों में है, 9 नहीं है, ठीक है ना। तो ये इतने हमारे क्या मिले, कॉमन फैक्टर मिले। दोनों में कॉमन फैक्टर हमें कितने मिले, 2 3 6, 1 2 3 6। लेकिन हमें लेना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक, महत्तम मान लेना है। तो महत्तम हमारा क्या है, 6 है। तो हमारा तो एक तो तरीका यही होता है मासा निकालने का। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका हमने आपको भाग विधि से बताया था। 18 का मासा निकालना है तो छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग दे दें, तो ये हमारा कितना आएगा, 12 एकम 12, और यहाँ पे शेषफल कितना आया, 6। जब जो शेष है उसको पहले वाले भाजक से फिर भाग दिला दें, तो ये 6 दूनी 12, और ये शेषफल हमारा जब 0 आ गया तो जो भाजक हुआ हमारा वही आपका क्या बन गया, वही आपका बन गया HCF, मतलब 6। इस तरीके से आप मासा निकाल सकते हैं। अगला हमारा ये है जो 12 है और 18 है, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, 12 के अभाज्य गुणनखंड कर दें। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा ये 2 गुणे 2 गुणे 3, तो ये आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, और फिर 18 के अभाज्य गुणनखंड कर दें तो आ जाएगा 2 18, और ये 3 त्रिक 9, मतलब 2 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जब हम HCF निकालेंगे, HCF निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, जो हमारे उभयनिष्ठ होंगे, तो 2 उभयनिष्ठ है और 3 उभयनिष्ठ है, तो ये हमारा इसका HCF कितना आएगा, 6। लेकिन अगर बाई चांस हमें क्या निकालना होता, LCM निकालना होता, तो LCM में हम क्या देखते कि किसमें कौन सी संख्या ज्यादा बार आई है। जैसे इसमें 2 की घात 2, मतलब 2 इसमें 2 बार आया है, गुणे 3, इसमें 2 गुणे 3 की पावर 2, इसमें 2 बार आया है तो इसकी मतलब 2 की पावर 2 लेंगे। इसमें 3 हमारा 2 बार आया है तो हम इसमें इसका 3 लेंगे, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 गुणे कितना, 3 त्रिक 9, 9 चौको 36। तो इसका LCM अगर हमें पता करना होता तो क्या होता, 36। तो देखो 36 एक ऐसी संख्या है जो 12 से भी विभाजित होती है और 18 से भी विभाजित होती है। लेकिन 6 एक ऐसी संख्या है जो 12 को भी विभाजित करता है और 18 को भी विभाजित करता है। तो LCM और HCF को आप भली भांति समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है उस पर हम आते हैं। NCERT प्रश्नावली 1.1 सवाल हैं, उनको भी पढ़ाएंगे।
जिसमें से आपको एनसीईआरटी तो मिलेगा ही, दूसरा आपको मनोहर्रे की किताब का भी ज्ञान आप लोगों को मिलेगा, और फिर तीसरी आपको मधुर गुप्ता से भी सवाल अच्छे खासे मिलेंगे। तो 2-4 किताबों का संग्रह आप लोगों को मिलने वाला है। बस आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहें, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखा करें, तभी वीडियो की क्वालिटी पता लगती है कि क्या चीज़ें कैसे बताई गई हैं। आप अगर स्किप करके छोड़ देंगे तो मिलने वाला कुछ है नहीं। तो देखते हैं हमारा अपना सवाल जो अपने अभ्यास में है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें आपको 4 सवाल दिए गए हैं, 5 सवाल दिए गए हैं। सबसे पहला सवाल 140 है, हमने आपको करके बता दिया पीछे। दूसरा है हमारा 156, तीसरा है हमारा 3825, चौथा है हमारा 5005 और पांचवा है हमारा 7429, जिसमें कहा गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो पहले हमारा सबसे पहले नंबर में सवाल दिया गया है 26 और 91। 26 और क्या 91। एक सवाल हम आप लोगों को केवल बताएंगे, बाकी सारे सवाल आप लोग कर सकते हैं। तो जब आपको 26 और 91 करना है तो पहले तो हम इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 26 के प्राइम फैक्टर आप कर सकते हैं, ये आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा कितना हमारा 26 के फैक्टर आ जाएगा 2 गुणे 13। इसी प्रकार अगर 91 के करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 7 एकम 7, 7 त्रिका 21 और ये 13। तो ये हमारा अगर हम 91 के फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 7 गुणे 13। तो हमारा एचसीएफ अगर निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, तो ये हमारा आ गया 13। लेकिन एलसीएम यदि हम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा क्या आएगा 2 गुणे 7 गुणे कितना 13, 2 गुणे 7 गुणे 13। इसमें एक बार 2 आया है, एक बार 13 आया है, इसमें हमारा 7 आया है, एक बार 13 भी आया है। तो हम देखो उभयनिष्ठ को केवल एक बार ही लिखते हैं जो दोनों में कॉमन है, बाकी अगर कोई उभयनिष्ठ नहीं है तो उसको भी हमें लेना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या आएगा एलसीएम, ये आएगा 7 दूनी 14, मतलब 14 गुणे ये कितना आएगा 13। तो ये 13 चौको 52 और ये 13 एकम 13 6 18, ये आ गया कितना 182। फिर हमें ये प्रूव करना है कि पूर्णांकों का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले एलसीएम गुणे एचसीएफ कर लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो एचसीएफ गुणे एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा एचसीएफ है कितना 13 और ये हमारा कितना है 182। 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104 और 104 2 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा। 13 एकम 13 और 13 10 आ जाएगा कितना ये 23। फिर हम क्या करेंगे पूर्णांकों का गुणनफल करेंगे, पूर्णांकों का गुणनफल। तो पूर्णांकों का गुणनफल हमारा होगा कितना 26 गुणे 91। तो 26 गुणे 91 आप साधारणतया कर सकते हैं, वरना हमने एक ट्रिक भी बना रखी है उसको भी कर सकते हैं। 6 एकम 6 और ये 2 एकम 2 और ये 9 6 का 54, जब इनको जोड़ेंगे तो आएगा 56, 56 में 6 ले लेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 5 ये कितना आएगा 23। तो ये कितना आएगा 2366। तो आप देख रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ, तो यहाँ पे आपने देखा कि एचसीएफ गुणे एलसीएम जो है वही हमारा क्या है पूर्णांकों का गुणनफल है, पूर्णांकों का क्या है गुणनफल है। तो आप इसे साधारणतया क्या कर सकते हैं, मतलब दोनों चीजें हमारी क्या है बराबर हैं। तो ये हमारी बात सिद्ध हो गई। दूसरे और तीसरे सवाल को आप हल करेंगे, ये आपके लिए वर्क है। तीसरा सवाल हमारा इस तरीके से है, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब इनमें 3-3 संख्याएं दे दी गई हैं। इसमें कितनी संख्याएं दी गई थी, केवल 2 संख्याएं दी गई थी। आगे वाले सवाल में 3-3 संख्याएं दे दी गई हैं। तो कितनी भी दे दी जाए उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो एक सवाल करके दिखाते हैं। तो जैसे हमारा इसमें लिखा हुआ है
12 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है और हमारा 21 लिखा हुआ है। पहला नंबर सवाल ये है। तो 12 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा ये कितना, 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 के अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 3 पचे 15 और 21 के यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 3 सते 21। तो यहाँ पे अगर हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो देखो तीनों में कॉमन क्या है, तो 2 तीनों में नहीं आया, 2 तीनों में नहीं आया, 3 हमारा तीनों में आया है, 3 हमारा तीनों में आया है, 5 सभी में नहीं आया तो नहीं लेंगे, 7 सभी में नहीं आया तो नहीं लेंगे। तो HCF हमारा कितना मिला, 3 मिला। लेकिन अगर हम LCM निकालेंगे तो LCM हमारा क्या आएगा, तो इसमें देखो हमारा 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, इसमें हमारा 3 1 बार आया और इसमें हमारा 3 1 बार आया, 7 भी 1 बार आया। तो मतलब 2 सबसे ज्यादा बार किसमें आया, तो 2 की पावर 2 आया। 3 सबसे ज्यादा बार, तो 3 सब में समान आया, 1 ही बार आया है तो 3 एकम 3, तो 3 1 बार रख देंगे। 5 आया क्या, 5 आया, इसमें आया लेकिन सभी में नहीं आया। फिर 7 को भी रखेंगे तो आएगा 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो ये आ जाएगा कितना, 5 को 20 3 60 और ये 60 गुणे 7, तो ये आ जाएगा 7 छंग 42। तो 420 इसका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। HCF कितना आ जाएगा, 3। उम्मीद करते हैं बाकी शेष जो 2 सवाल इस नंबर में हैं आप उन्हें कर लेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल नंबर 4। HCF जो है वो हमारा 306 और ये कितना 657 बराबर ये कितना 9, बराबर ये 9, इतना ही हमारा दिया गया है। फिर आपको LCM इन्हीं 2 नंबर्स का प्राप्त करना है। मतलब हमें LCM प्राप्त करना है 306 और ये 657 का। तो देखिए आप इसको 2 तरीके से, आप इन्हें डायरेक्ट LCM प्राप्त कर सकते हैं इस तरीके से, पहले इसको 2 से विभाजित करें, फिर तो ऐसे में क्या होगा, बहुत ज्यादा समय वेस्ट होगा, ये बुद्धिमान छात्रों वाली विधि नहीं होगी। आपको अभी हमने एक फार्मूला बताया था, क्या पीछे मिला भी था, पूर्णांकों का गुणनफल बराबर LCM इंटू कितना HCF। तो यहाँ पे हमें HCF दिया गया है, LCM पता करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए HCF का इसमें क्या करा दें, भाग करा दें। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, LCM आपको पता करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 306 गुणे 657 बटे कितना कर देंगे, 9 कर देंगे। 9 से इसको काट देंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा और 9 चौको 36 आ जाएगा। मतलब 34 गुणे 657 इसका आप गुणा कर लेंगे तो इसका हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, LCM प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात भी आप लोगों को समझ पर आ गई होगी। अब देखिए अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 5, उसको समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट हमारा इस प्रकार से है, देखिए अगर हम बात करें 10 की तो 10 के गुणनखंड हमारे क्या हैं, 2 गुणे 5। अगर हम बात करें 20 की तो इसके हैं 2 गुणे 2 गुणे 5। अगर हम बात करें 30 की तो हमारा इसके 2 गुणे 3 गुणे 5। अगर हम बात करें 40 की तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, सॉरी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, मतलब 40 में हमारा ये आएगा। फिर इसी प्रकार अगर हम 50 या 100 की बात करें तो 100 में हमारा कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो कुल मिला के आप ये देख रहे होंगे कि सभी के अंत में क्या आया है, 0 आया। सभी के अंत में क्या आया है, 0 आया है। तो सभी में हमारा 5 और 2 कहीं ना कहीं क्या है, आए हुए हैं। मतलब उसके प्राइम फैक्टर करने में 5 और 2 दोनों साथ में आए हुए हैं। अगर कोई भी छूट जाता, कोई भी छूट जाता, जैसे हमारा 15 होता है तो 15 का होता है 3 गुणे 5, जैसे हमारा 25 होता है इसका होता है 5 गुणे 5, ठीक है ना। अगर कोई भी हमारा छूट जाता, जैसे हमारा 16 होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 5 और 2 दोनों में से कोई छूट जाता तो अंत में 0 आना संभव नहीं था। मतलब एक चीज यहां से समझनी जरूरी है कि यदि किसी भी संख्या के अंत में शून्य आया है, यदि किसी भी संख्या के अंत में शून्य आया है तो निश्चित रूप से उस संख्या के
अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 प्राप्त हुआ होगा। तो अगला जो सवाल दिया गया है, क्या दिया गया है, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या हमारी दी गई है 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 की पावर n, तो देखो 6 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 3 की पावर n कर देंगे। तो n का कोई भी मान आप ले लो, n का कोई भी मान आप ले लो, कभी भी 0 से ये अंत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टर हमारा 2 गुणे 3 है। यदि 6 के गुणनखंड 2 गुणे 5 ऐसे करके कुछ होते तो हमारा इसमें अंत में 0 प्राप्त होता। तो संख्या 6 के गुणा ऐसे लिख देंगे, संख्या 6 के गुणनखंड 2 गुणे 3 में 5 नहीं आ रहा है। ठीक है ना, संख्या 6 के गुणनखंड में 2 गुणे 3, मतलब संख्या 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 है, इसमें 5 नहीं आ रहा है। अतः n के किसी भी मान के लिए संख्या के अंत में शून्य नहीं प्राप्त होगा, शून्य नहीं प्राप्त होगा। आप चेक करके देख सकते हैं, 6 की पावर n लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 रख लो, 6 की पावर 2 रख लो, 6 की पावर 3 रख लो, 6 की पावर 4 रख लो, कुछ भी रख लो। इसका आएगा 6, इसका आएगा 36, इसका फिर 36 गुणे 6 कर देंगे तो 6 6 6 36, 6 3 का 18 16, कुल मिला के लास्ट में क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है ना, तो आपको केवल इतना इसमें करना है। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको विधिवत समझ पर आ गई होगी। आगे का जो सवाल दिया गया भाज्य संख्याओं और अभाज्य संख्याओं की, तो सबसे पहले बात करेंगे कि भाज्य संख्याएं क्या होती है। इंग्लिश में बात करें तो इसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है ना, तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वो संख्याएं जैसे हमारी 12 है, 15 है, 18 है, 4 है। ठीक है ना, आगे पहले से लिखें तो 4 6 8 10, ये संख्याएं सभी क्या हैं, भाज्य हैं। तो इन संख्याओं में आप क्या देख रहे होंगे, ये संख्या 1 से तो कटती ही है, स्वयं से भी कटती है, उसके अलावा 2 से भी कटती है, 2 से भी क्या होती है, कटती है। ऐसे ही 6 को देखेंगे, ये संख्या 1 से तो कटती ही है, 6 से भी हमारी क्या होती है, कटती है, मतलब विभाजित होती है, मतलब 6 से भी क्या होती है, विभाजित होती है। और फिर यह संख्या हमारी 2 से भी क्या होती है, विभाजित होती है। फिर यह संख्या हमारी कितने से, 3 से भी विभाजित होती है। कुल मिला के वह संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी क्या होती है, विभाजित होती हैं, क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं, क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है, फिर उसके बाद 6 होता है, फिर 8 होता है, फिर हमारा 10 होता है, 12 होता है, फिर इस तरीके से बहुत सारे। अगर हम बात करें अभाज्य संख्याओं की, तो अभाज्य संख्याओं में क्या होगा, जैसे अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से कटती हैं और या फिर 1 से कटती हैं, और दोनों में क्या होनी चाहिए, भिन्न भिन्न, मतलब और उसके 2 भिन्न विभाजक तो होने ही चाहिए। जैसे हमारी 2 है, 2 के बाद हमारा 3 भी है,
7 भी है, 11 भी है। तो देखो यह संख्या हमारी एक तो स्वयं से कटेगी, एक तो हमारा एक से कटेगी, और फिर एक तो ये स्वयं से कटेगी, और दोनों बार इसके जो विभाजक हैं वो क्या हैं, अलग अलग होने चाहिए। जैसे 3 है तो ये एक से कट सकती है, स्वयं से कट सकती है, लेकिन विभाजक दोनों बार क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। 7 है, एक से भी कट सकती है और हमारा स्वयं से भी कट सकती है, दोनों बार जो हमारे विभाजक हैं वो क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो प्राइम नंबर वे होते हैं जिनमें जो स्वयं से कटती हैं या एक से कटती हैं, मतलब स्वयं से विभाजित होती है या एक से विभाजित होती हैं, लेकिन शर्त ये है कि दोनों बार जो विभाजक होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। मतलब संख्याओं के 2 विभाजक जरूर होने चाहिए, एक तो वह संख्या और एक तो एक। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं अभाज्य संख्याएं भी आप लोगों ने समझ लिया होंगे। इसके केवल क्या होंगे, केवल 2 विभाजक होंगे। ठीक है ना। इसके क्या होंगे, 2 तो होंगे ही, 2 के अलावा अन्य भी होंगे। ठीक है ना। और इसके 2 विभाजक कौन कौन से होंगे, एक तो वह संख्या स्वयं होगी और एक हमारा क्या होगा, एक। ठीक है ना। जैसे हमारा देखो 2 तो एक से ये कट सकती है और 2 से भी कट सकती है। उम्मीद करते हैं ये बात भी आप लोगों को समझ पर आ गई होगी। हमारा अगला सवाल है जिसमें कहा गया है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ठीक है ना। किससे, भाज्य संख्याएं हैं। हमें ये इसकी व्याख्या करनी है कि ये और ये दोनों संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। तो आप देखेंगे तो इन दोनों संख्याओं में पहली संख्या को हमने ये लिख लिया, तो अगर इनमें इसमें 13 कॉमन ले तो ले सकते हैं, तो ये आएगा 7 गुणे 11 प्लस 1। इन दोनों संख्याओं में यदि हम देखें तो इसमें हमारा 5 कॉमन ले सकते हैं, आएगा ये 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस ये 1। तो यहाँ पे कितना आएगा 13, और ये आ जाए 11 सत्ते 77, और ये 1 कितना 78। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 हमने कॉमन लिया, बचा क्या हमारा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस ये कितना 5। जब हमने इससे कॉमन लिया तो इसमें क्या बचा 1। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, तो आएगा ये हमारा 3 दूनी 6 चौको 24, और ये हमारा कितना 7 छंग 42, फिर ये हमारा कितना 4 दूनी ये 8, और ये हमारा आ जाएगा 0, और ये हमारा कुल मिला के आएगा ये 1008 गुणे प्लस ये कितना 1, तो ये हमारा आएगा 5 गुणे 1009। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि देखो इसका मान कुछ भी प्राप्त हो, कुछ भी प्राप्त हो, तो वह संख्या 1 से तो कटेगी ही कटेगी, मतलब 1 से विभाजित ही होगी, और वह संख्या स्वयं से तो विभाजित ही होगी। उसके बाद यह संख्या देखो 13 से भी विभाजित होगी और 78 से भी विभाजित होगी। ऐसे ही यह संख्या है, इसका मान कुछ भी प्राप्त हो, यह संख्या 1 से तो विभाजित होगी, जो मान प्राप्त होगा उससे भी विभाजित होगी, 5 से भी विभाजित होगी, और 1009 से भी विभाजित होगी। अर्थात इन दोनों संख्याओं में एक व स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड भी होंगे या अन्य विभाजक भी होंगे। इन दोनों संख्याओं में, ऐसे लिखो, इन दोनों संख्याओं में एक व स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड भी के होंगे।
अतः ये संख्याएं क्या हैं? भाज्य हैं। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आप लोगों को विधिवत समझ पे आ गया होगा। आगे हम देखते हैं अंतिम सवाल इस प्रश्नावली का। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है क्योंकि हमने बहुत ही डिटेल में चीज़ें आपको पढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें वीडियो को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके 1.5 गुना भी देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को अगर पूरी देखेंगे तो आप लोगों को एक मजबूती के साथ इस अभ्यास को आप कंप्लीट कर पाएंगे। देखेंगे अगला सवाल। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, ये खेल का मैदान है, ये इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। मान लो ये खेल का मैदान है, खेल के मैदान के चारों ओर ये वृत्ताकार पथ है। इस मैदान को का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितना समय लगता है भाई? सोनिया 18 मिनट में इसका एक चक्कर लगा देती है। फिर इसके बाद दूसरा व्यक्ति कौन है भाई? फिर कह रहा है रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितनी देर लगते हैं? रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखिए मान लीजिए वो यहाँ से चलते हैं और दोनों इधर की ओर ही चलते हैं। ये पहले चली हमारी सोनिया और दोबारा फिर चले कौन? रवि। ये दूसरे चले कौन? रवि। तो देखो ये एक चक्कर कितनी देर में लगाएगा? पहले तो ये सोनिया जी गई 18, फिर 18, फिर 18, तो 18 मिनट में एक चक्कर लगाया। दूसरा चक्कर इन्होंने लगाया 36 मिनट में, ठीक है ना। तीसरा चक्कर ऐसे ही लगाते गए। फिर इसके बाद रवि गए, तो रवि ने पहला चक्कर लगाया कितनी देर में? रवि ने पहला चक्कर लगाया 12 गुणे 1 12 मिनट में। दूसरा चक्कर लगाया 24 मिनट में। तीसरा चक्कर लगाया 36 मिनट में। तो फिर इस सवाल में कह रहा है कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर क्या होंगे? मिलेंगे। तो देख रहे हो आप लोगों ने एक चीज देखी है, 36 और 36 मिनट कॉमन है, मतलब 12 मिनट जो ये रवि था 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा था। तो जब इसका तीसरा चक्कर होगा, जब ये 2 चक्कर लगाने के पश्चात सोनिया यहां पर पहुंचेगी, तब तक रवि तीसरा चक्कर लगा करके यहां पहुंच चुका होगा, ठीक है ना। मतलब ये मिलने का जो समय है ये कितना है? 36 मिनट पश्चात वे एक दूसरे को वहां पर मिलेंगे। इस सवाल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप इन दोनों समयों, कुल मिला के बात क्या है, हमें वह संख्या ज्ञात करनी है, वह, ठीक है ना, निम्नतम संख्या ज्ञात करनी है जो दोनों से क्या हो? विभाजित हो। अर्थात क्या ज्ञात करना है? लासा ज्ञात करना, ठीक है ना। तो 18 और 12 का यदि हम लासा ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा? दुनाई 18 और ये दुछा का 12, फिर करेंगे तो ये कितना आएगा? 3 आएगा। फिर करेंगे तो ये 3 और ये, तो ये 3 और ये 1 और ये, तो ये हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना? 3, तो आ जाएगा ये कितना? 36 मिनट। अर्थात वो कितनी देर पश्चात मिलेंगी? तो 36 मिनट बाद वो हमारा उसी स्थान पर जिस स्थान से चलना प्रारंभ किया था उसी स्थान पर मिलेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ पे आ गया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट पर अपनी राय दें। और आज की सवाल क्या है आप लोगों के लिए, जिनके उत्तर आपको कमेंट करने हैं, ताकि हम भी देखें कि कितने लोग अंत तक क्लास देखते हैं। आपका पहला सवाल आपको बताना है, अपवर्त को उदाहरण देकर के समझाना है और अपवर्तक को उदाहरण देकर के समझाना है। ये 2 प्रश्न आपके लिए हैं, अपवर्तक और अपवर्त को समझाना है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ एक नई वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।